In this video, we will see the third application of use of dimensional analysis and what it is. यहाँ पर लिखा हुआ है to drive the relationship between the various physical quantities. So relationship means we have to calculate, we have to make the relation, make the formula for given फिजिकल क्वांटिटीज़. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है उसमें उन सभी का क्या रिलेशन है, उनका आपस में क्या रिलेशन है, कौन कितने ऑर्डर के साथ फिजिकल क्वांटिटी किसी भी फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है, ये बात हम लोग डायमेंशनली कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर. और वो आपका क्या है, थर्ड एप्लीकेशन है. और थर्ड एप्लीकेशन एक बार फिर से देख लो, टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फिजिकल क्वांटिटी. बेसिकली ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ही फॉलो करता है. मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ध्यान में रखते हुए उसको यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़. तो ऐसे में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, आपने देखा लास्ट एप्लीकेशन में आपने पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि द डायमेंशनली द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो आप ले रहे हैं वो दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों तरफ क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा. इक्वल बाय एवरी रिस्पेक्ट मीन्स उसका ऑर्डर भी सेम होगा. कहने का मतलब है, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मान लो कोई रिलेशन हमारे पास है डायमेंशनली, दैट इज आप यहाँ पे जो बोल रहे हैं that is mass of the order A, length of the order B, time of the order C अगर आपके पास है, और वो इक्वल हो जाता है with the mass of the order X, L of the order Y और T time of the order Z. तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, A is equal to the X, B is equal to the Y and C is equal to the Z. तो ऐसे में डायमेंशनली दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर आप कंसीडर करते हैं तो दोनों तरफ डायमेंशनली इक्वल होगा. तो ये प्रिंसिपल कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. आपने लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस मीन्स प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ टू साइड्स ऑफ ए फिजिकल रिलेशन मस्ट बी सेम. अब इस बात को ध्यान में रखेंगे और कहाँ अप्लाई करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे. लेकिन अभी जो है कि कोई भी रिलेशन है, कोई भी फार्मूला किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ डिपेंड करता है, उस बात को हम लोग डायमेंशनली कैलकुलेट करेंगे. और एक एग्जांपल है यहाँ पर कि मान लो सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द मास m मूविंग विथ ए वेलोसिटी v इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r. ठीक है, तो इसका मतलब सेंटीपिटल फोर्स, देखो अब अगर हम इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं और इसी चीज़ को देख रहे हैं कि कैसे हम ड्राइव करेंगे फिजिकल रिलेशन, फिजिकल क्वांटिटीज़ का आपस में रिलेशन को, तो हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं. और सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, सबसे पहली बात है कि हमने एक यहाँ पर सर्कुलर पाथ बनाया. और ये सर्कुलर पाथ देखो, सर्कुलर पाथ में हम मान लो सपोज करो कि सेंटर से रेडियस आपने लिया r, रेडियस हो गया r, और मास आप ले रहे हैं किसी का, मास हो गया m, मास हो गया यहाँ पर, और ये मूव कर रहा है विथ ए वेलोसिटी v. तो ऐसे में सेंटर पे एक फोर्स एक्ट करता है दैट इज कॉल्ड सेंटीपिटल फोर्स. सेंटीपिटल फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है एंड दैट सेंटीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास, वेलोसिटी एंड रेडियस. ये बात यहाँ लिखा हुआ है, एक्टिंग ऑन द मास. अब यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है कि सेंटीपिटल फोर्स का इन सभी फिजिकल रिलेशन के साथ क्या रिलेशन बनता है, फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या रिलेशन बनता है. तो ऐसे में सबसे पहले हम लिखेंगे कि दैट सेंटीपिटल फोर्स, अब इसको हम डायरेक्ट F भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो F दैट डिपेंड्स अपॉन दिस फैक्टर्स, दिस फैक्टर, ये फैक्टर हो गया, दिस आर द फिजिकल क्वांटिटी टर्म्ड एज द फैक्टर. तो हम इसको लिख सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर A. F is directly proportional to velocity to the power B and F is directly proportional to radius to the power C. ये अज्यूम किए हमने कि फोर्स इन सभी मास, वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड करता है विद द ऑर्डर ऑफ ABC. ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस सभी को रिलेशन को हम कंपाइल कर दिए या कंबाइन कर दिए तो हमारे पास आ गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MA
वी बी आर सी, और इसके साथ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दिए। सो एफ इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। और इसको आपने लिखा एम ए वी बी और आर सी, और ये इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है कि हम लोग जनरली के एस आई में 1 यूनिट कंसीडर करते हैं, कांस्टेंट को जनरली ऐसे जनरली 1 लेते हैं। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं इन जनरल के इज कंसिडर्ड एज द 1, ये इंपॉर्टेंट बात हो गया। तो अगर ये बात हमारे पास आ गया तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू एम ए वी बी और आर सी, ये इक्वेशन नंबर आप 2 लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर सबका डायमेंशन हमको यूज करना है। मास आपने लिया, मास यहाँ भी कंसीडर कर रहे हैं, मास यहाँ भी कंसीडर कर रहे हैं, तो डायमेंशन हम दोनों तरफ लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, एंड दैट शोज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मीन्स अब यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोथ साइड बाय द डायमेंशनली विल बी सेम, ठीक है, होगा, और उसी के ऑर्डर को इक्वेट करेंगे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं डायमेंशन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो ऐसे में भी राइट द डायमेंशन ऑफ आइदर ऑफ द साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ डायमेंशन लिखेंगे, तो डायमेंशन ऑफ द फोर्स एंड डायमेंशन ऑफ दिस, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हो गया, दैट इज यहाँ पे लिख सकते हैं एम एल, या इसको ऐसे लिख देते हैं, पहले डायमेंशन ऑफ फोर्स यूज कर रहे हैं, एंड डायमेंशन ऑफ अदर फिजिकल रिलेशंस, डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन आप लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 2, डायमेंशन हो गया फोर्स का एम एल टी माइनस 2, यहाँ देखो -2 हो गया, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ मास हो गया, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी हो गया, डायमेंशन ऑफ लिख देते हैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए, डायमेंशन ऑफ मास, मास का डायमेंशन आप ले रहे हैं, मास का डायमेंशन m, मास को m से ही रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू m, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मास के जगह m लिख दिए, m इज इक्वल टू m का डायमेंशन कैपिटल M रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वेलोसिटी v का डायमेंशन क्या हो गया, l t माइनस 1, ये डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी हो गया। डायमेंशन ऑफ द रेडियस, डायमेंशन ऑफ द रेडियस कर दो, द हटा देते हैं, रेडियस का हो गया r, ये हो गया डायमेंशन आपने लिया l, रेडियस का डायमेंशन कितना हो गया, l हो गया। अभी हम सिर्फ डायमेंशन देख रहे हैं, ऑर्डर बाद में हम रखेंगे इसी तरह। तो अगर हम डायमेंशन रख दें तो नाउ द इक्वेशन 2 बिकम्स, नाउ द इक्वेशन 2 बिकम्स, कितना हो जाएगा इक्वेशन 2 को अगर यहाँ देखें हम लोग, तो ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल टू, मास का लिख रहे हैं m, और m का ऑर्डर है a, वेलोसिटी का डायमेंशन लिख रहे हैं l t माइनस 1, ऑर्डर हो गया b, और रेडियस का डायमेंशन l, और यहाँ पर हो गया c। तो ये ऑर्डर के साथ आपने लिख दिया। अब देखना है कि अगर बेसिस सेम है तो ऑर्डर को हम यहाँ पे ऐड करते हैं और दोनों को फिर बाद में इक्वेट करेंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट और m एल टी माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर अब हम सबको ध्यान में रखते हुए m टू द पावर a, और l दो जगह है, यहाँ पे b है, यहाँ c है, तो हम लिख सकते हैं l b प्लस c, बेस सेम है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और t माइनस बी, तो ये हो गया डायमेंशनली दोनों को। अब यहाँ देखो, आपने अभी लिखा था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में a बराबर x, b बराबर y, c बराबर z। इसको हम एक काम करते हैं,
यहाँ पर इसको एक लाइन में लिख देते हैं, दैट इज ए इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू वाई एंड सी इज इक्वल टू जेड। और यहाँ पर उसी चीज़ को यहाँ से लिख रहे हैं, मतलब इधर का पार्ट अभी जो आपने यहाँ देखा इसको अब हम देख रहे हैं और ऑर्डर को बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ मास का ऑर्डर कितना है 1 है, लेंथ का ऑर्डर कितना है 1 है और टी का -2 है। तो मास के साथ क्या कैलकुलेट कर दिए, ए का आ गया। तो अब इस चीज़ को हम यहाँ देख सकते हैं दैट ए इज इक्वल टू 1 हो गया और दूसरा आपने लिया है b प्लस सी। देखो वहाँ से यहाँ आ गए तो b प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, फिर 1 है, l का वैल्यू 1 है तो आप 1 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और क्या आ गया आपके पास, तो t माइनस बी इज इक्वल टू माइनस कितना लिखे हैं 2, माइनस माइनस कैंसिल, b का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया और इस b का वैल्यू को अब हम ऊपर रख देंगे। तो ये रिलेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर 2 लिखे थे, इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पे 3, ये थर्ड रिलेशन हो गया, ये फोर्थ रिलेशन हो गया और ये फिफ्थ रिलेशन हो गया। और फिफ्थ के बाद इसको अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग 5 in 6 in 4 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये कितना हो गया, c इज इक्वल टू 2 इधर आ गया तो -2 और यहाँ पर आ गया 1, तो हम इसको लिख सकते हैं -1 -2 दैट इज इक्वल टू -1। तो अब देखो यहाँ पर इस रिलेशन में 6 नंबर रिलेशन आपने निकाला तो ए बी सी तीनों मिल गया हमको। अब ऑर्डर ए बी सी मिल गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, ऊपर से हम यहाँ पे मिटा रहे हैं। देखो तो ऐसे में जब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 2, कौन कौन सा 3, 5 एंड 6, सब्स्टिट्यूटिंग यहाँ पे लिख दे रहे हैं substituting the value of A, B and C in इक्वेशन 2 में। इक्वेशन क्या है आपके पास 2 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है फोर्स इज इक्वल टू इतना, तो हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू यहाँ हो गया m टू द पावर a का वैल्यू 1 है, L टू द पावर यहाँ पर आप लिख रहे हैं m हो गया, v का वैल्यू वेलोसिटी कितना है b दिया हुआ है, b का वैल्यू आपने कितना निकाला है 2 निकाला है, स्क्वायर हो गया। और c का वैल्यू, c मतलब r रेडियस आप जो ले रहे हैं, रेडियस का वैल्यू कितना हो गया, c का -1 हो गया, -1। इसको रीअरेंज कर देंगे तो फोर्स इज इक्वल टू हो गया mv²/r और ये फार्मूला होता है जिसको हम लोग डायमेंशनली कैलकुलेट किए। तो यहाँ देखो और समझो बात को कि किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है फोर्स, तो मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो डायमेंशनली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज़ करते हुए इक्वेट किए दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड के ऑर्डर को, तो हमको ए बी सी का वैल्यू मिला और उस वैल्यू को हमने फिर यहाँ फार्मूला पे पुट किया, वैल्यू जो आपने इक्वेट किया था तो उससे हमको एक फार्मूला मिल गया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 कर दिया। दिस इज द इक्वेशन 7। तो डायमेंशनली हम कैलकुलेट किए, किसको कैलकुलेट किए, तो फिजिकल रिलेशन को एक फार्मूला फाइंड आउट किए बाय यूजिंग द डायमेंशन। चलिए अब एक प्रश्न बनाते हैं इसी पे। तो ऐसे में देखो एक प्रश्न लिखे हैं, किस एप्लीकेशन को हम लोग कर रहे हैं, टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। थर्ड एप्लीकेशन या थर्ड यूज डायमेंशन का, उसमें अभी एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, सपोज दैट ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, अब ये फैक्टर्स दे दिया है कि किन किन फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऑसिलेशन डिपेंड करता है, ठीक है। ऑसिलेशन ऑफ ए फिजिकल सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, नंबर 1 क्या कह रहा है, मास ऑफ द बॉब, नंबर 2 क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और नंबर 3 में क्या कहा है कि दैट ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन द लेंथ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपको निकालिए डायमेंशनली इट डिपेंड्स मीन्स
ए डायमेंशनली शो इट्स रिलेशन, इसके रिलेशन को बताओ। अब देखो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, इसको सॉल्यूशन जो आपने क्वेश्चन लिया है उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन माने टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। सो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइम पीरियड टी डिपेंड्स ऑन, पहला हो गया किन किन बातों पे डिपेंड करता है ऑन, पहला हो गया मास ऑफ द बॉब, दूसरा क्या हो गया दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल, एंड थर्ड हो गया दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। इन सभी बातों पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है। जैसे आपने अभी पिछला जो अभी हम लोग ने लास्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे, उसी तरह यहाँ भी बनाना है कि दैट टी टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर ए, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ टू द पावर बी, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पावर सी। ये सब ऑर्डर लिखते चले जा रहे हैं। एंड टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डी। और इन सभी को कंबाइन कर दिए तो हमारे पास रिलेशन कितना आ गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू एम ए, प्रोपोर्शनलिटी में ले रहे हैं पहले, प्रोपोर्शनलिटी के साथ एम ए, यहाँ पे देखो टी इज प्रोपोर्शन टू एम ए एल बी जी सी एंड थीटा डी। और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू के एम ए एल बी जी सी एंड डी, यहाँ पर थीटा डी कर दिए, एल बी और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी। तो इस तरह करके आपके पास रिलेशन हो गया और इसको रिलेशन नंबर 1 मान लिए। अभी हमने कहा कि k का वैल्यू जनरली हम लोग 1 लेते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कई जगह आपको k का वैल्यू मिलेगा, लेकिन डायमेंशनली वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द k। डायमेंशनली हम लोग वैल्यू k का नहीं रख जानते हैं, इसलिए नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसलिए इसको k भी रखेंगे, k चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब अभी हमने कहा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो डायमेंशनली बोथ साइड विल बी द सेम, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, होमोजेनिटी डायमेंशनली बोथ साइड इज द सेम, that is dimensionally both side is same। अब इस बात को आपको लिखना है, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन हो गया कितना t, टाइम पीरियड का डायमेंशन आपने t लिया, ठीक है, और यहाँ k रहेगा, k को आप अभी रखिए या अलग कीजिए, k का डायमेंशन नहीं है क्योंकि k क्या है, तो आप लिख रहे हो k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, k कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ पर अभी फिलहाल रखिए, नहीं रखिए अलग बात है। सो मास का डायमेंशन हो गया m टू द पावर a, लेंथ का डायमेंशन हो गया l टू द पावर b, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब g का डायमेंशन हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का Lt-2 टू द पावर c, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस है। थीटा एंगल क्या है, डायमेंशन लेस है, इसका डायमेंशन नहीं होगा, तो आप नहीं लिखेंगे इसमें। k का भी डायमेंशन, कांस्टेंट का भी डायमेंशन नहीं होगा और एंगल का भी डायमेंशन नहीं होगा, तो इन दोनों का डायमेंशन नहीं है, तो यहाँ पे इन दोनों को आप नहीं रखे लिखेंगे। अब ये डायमेंशन आ गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं t का दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ गया m a, L 2 में है, B में भी है और C में भी है, तो L B प्लस C, और T का वैल्यू क्या हो गया T-2C। ये रिलेशन बन गया हमारे पास, MA-LB प्लस C T-2C। अब दोनों तरफ आप इक्वेट कर दो, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं M0 L0 T-1, ठीक है, M0 L0 T1, और ये डायमेंशन हो गया दैट इज इक्वल टू, यहाँ लिख दिए MA-LB प्लस C और T-2C। ये रिलेशन बन गया,
ठीक है। तो यहाँ से अब क्या है, बेसिस सेम है। तो जैसा आपने कहा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से a इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू वाई, सी इज इक्वल टू जेड, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो ऐसे में अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपने यहाँ लिखा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसी चीज़ को आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो गया, a इज इक्वल टू कितना हो गया 0, b प्लस c इज इक्वल टू अगेन 0, और t का वैल्यू कितना आ गया, तो t इज इक्वल टू, t के जगह पे हम क्या लिए हैं -2c इज इक्वल टू कितना आएगा 1। अब देखो यहाँ से आपको कैलकुलेशन लेना है, तो c का वैल्यू कितना आ गया, c इज इक्वल टू -½ c का वैल्यू हाफ हो गया। अगर c का वैल्यू हाफ हो गया तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर यहाँ पर हमने ले लिया, दैट इज रिलेशन 2, और ये हो गया रिलेशन 3, ठीक है। इधर हो गया रिलेशन, इस c का वैल्यू जो आपने निकाला ये हो गया रिलेशन 4। अब 4 को हम पुट करने जा रहे हैं 3 में, ठीक है। पुटिंग इक्वेशन रिलेशन 4 इन 3 में रिलेशन 4 को पुट करने जा रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ माइनस रख दीजिएगा, c के जगह पे माइनस, वो उधर चला जाएगा, b -½ इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू हाफ। इसका हमने b का वैल्यू भी मिल गया और इस वैल्यू को आपने 5 नंबर लिख दिया। अब देखो a b c तीनों का हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू आ गया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर, इन इक्वेशन t पे अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो टाइम पीरियड के साथ या इक्वेशन 1 पे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 1 में अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, और आपने लिया k का वैल्यू कांस्टेंट है। तो देखो अब इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ 1 हो गया और a b c का वैल्यू आप रख दिए, तो कितना आ गया, t इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दे रहे हैं फ्रॉम दिस, अब यहाँ पे लिख रहे हैं t इज इक्वल टू कितना हो गया, तो k का वैल्यू k ही लेंगे, ये कांस्टेंट है। मास का वैल्यू कितना हो गया, तो मास m इज इक्वल टू द पावर 0 हो गया, और a का वैल्यू 0 हो गया, तो L का वैल्यू कितना हो गया, तो b का वैल्यू आपने निकाला हाफ, इसके ऊपर हाफ हो गया, और g का वैल्यू कितना आया, तो g का वैल्यू कितना हो गया -½ थीटा है नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू नहीं है, यहाँ पे थीटा का डायमेंशन नहीं है इसलिए भी हट गया। तो अब आपके पास कितना आया, t इज इक्वल टू m0 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी अगर d का वैल्यू 0 कर देंगे तो भी वो 0 हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि d आप यहाँ पर कंसिडर ही नहीं किया, डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो उसको आप यहीं हटा दिए। k m0 आप जान रहे हैं कि किसी का भी ऑर्डर 0 है, इसका मैंने 1 है, और यहाँ पर कितना हो गया, k यहाँ हो गया L½ और g माइनस, तो g -½ और इसको आप क्या लिख सकते हो, k और l रूट के अंदर चला गया L/g, और यही फार्मूला अभी हमने कहा डायमेंशनली वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k का वैल्यू हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन हम जानते हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/g होता है, L/g। तो आप एक फार्मूला कैलकुलेट कर लिए कि किन किन फिजिकल रिलेशन के साथ उस वो डिपेंड करता है, किन के साथ नहीं डिपेंड करता है। मैंने कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास रिलेशन आ गया, और इस रिलेशन को हमने रिलेशन नंबर 6 पुटअप कर दिया कि दैट टाइम पीरियड, दैट ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स, ऑसिलेशन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम का डिपेंड करता है। देख लो इसको बढ़िया से, ठीक है। तो इस तरह हम लोग थर्ड रिलेशन को डिराइव करते हैं, और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हम इसी बेसिस पे बनाएंगे, ठीक है, हम लोग सभी बनाएंगे, ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। सो you just see, observe everything in both of the two application, मतलब checking the correctness of the given physical relation, and third to derive the relationship between the various physical quantity, both depends upon the principle of homogeneity, और उसी पे बेस करके यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट किए। तो इसको एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, और इन द नेक्स्ट वीडियो
We will see the another topic. Till that, good luck to all of you. Thank you.